तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हम आपको सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस के सभी रूल्स बता चुके हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। ये आपको पहले भी बताया गया है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इनडिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको हम कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इनडिपेंडेंट क्लॉज होगा वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसमें जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और जो इनडिपेंडेंट क्लॉज है इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा? जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए इस वाले क्लॉज पर यानी इनडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होगा। और इनडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड ना हो, जिसका अपने आप में पूर्ण अर्थ हो, वो होगा इनडिपेंडेंट क्लॉज। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंस मिले जैसे वह कल स्कूल नहीं आया था क्योंकि वह बीमार था, तो केवल आप इतना कह रहे हैं कि क्योंकि वह बीमार था, तो इसका पूरा सेंस नहीं निकल रहा है जब तक इसके पहले ये नहीं कहेंगे कि वह कल स्कूल नहीं आया था। और केवल इतना कह दीजिए कि वह कल स्कूल नहीं आया था, तो इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, यानी ये इनडिपेंडेंट क्लॉज है। और क्योंकि वह बीमार था, इसका आधा अधूरा सेंस है, कंप्लीट सेंस नहीं है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरह के जब दो क्लॉज होंगे तो आप समझ जाइए कि वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और इसको कंबाइन करने के फ्रेंड्स तीन रूल होते हैं, और इसमें फर्स्ट रूल होता है, रूल नंबर 1 है नाउन क्लॉज का यूज करके। नाउन क्लॉज का यूज करके। अब ये नाउन क्लॉज क्या है? जब भी पूरा का पूरा एक क्लॉज एक नाउन की तरह यूज हो सेंटेंस में, तो वो कहलाएगा नाउन क्लॉज। और ये क्लॉज क्या होता है फ्रेंड्स? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, जिससे टेंस का पता चले, वो कहलाता है एक क्लॉज। और जब पूरा का पूरा एक क्लॉज एक सेंटेंस में एक नाउन की तरह काम करे, तो वो कहलाएगा नाउन क्लॉज। तो चलिए देखते हैं इसका यूज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको कोई सेंटेंस कंबाइन करना हो, तो आपको बताया गया है कि पहले दोनों जो सेपरेट सेंटेंस दिए गए हैं उसका आप हिंदी में मतलब निकालिए और फिर उसको हिंदी में ही कंबाइन करने की कोशिश करिए। अगर वो हिंदी में कंबाइन हो गया तो इंग्लिश में बहुत आराम से कंबाइन हो जाएगा। तो नाउन क्लॉज का पहचान क्या है फ्रेंड? जब भी आप क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं, जब भी इसमें आप क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे, तो जो नाउन क्लॉज होगा वो की से स्टार्ट होगा। उसका जो आंसर मिलेगा वो की से स्टार्ट होगा। जैसे मैं जानता हूं कि वह कहां गया है। अब यहां पे क्वेश्चन करिए, मैं जानता हूं क्या क्या जानता हूं, तो आंसर क्या मिला? कि वह कहां गया है। तो ये जो की से स्टार्ट हुआ पूरा क्लॉज, ये है एक नाउन क्लॉज। देखिए, इसमें आपको लगभग 5 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। 5 तरह से आपको नाउन क्लॉज का यूज इसमें करना है। एक सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में, केस इन अपोजिशन के रूप में, या फिर प्रेपोजिशन के लिए एक ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। ऐसे 5 तरह से इसका यूज आपको करना है, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, आपको ये सभी चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हमारा जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट इट, दिस या दैट होगा। जैसे मान लीजिए कि ही इज अ थीफ, इट इज नोन टू ऑल। ही इज अ थीफ, वह एक चोर है। इट इज नोन टू ऑल, यह सबको मालूम है। अब अगर आप क्वेश्चन करें, यहां पे जो इट आया हुआ है यहीं पे व्हाट लगा के क्वेश्चन करें कि व्हाट इज नोन टू ऑल, क्या सबको मालूम है, तो आंसर क्या मिला? कि वह एक चोर है। तो यानी कि वह एक चोर है, ये पूरा का पूरा एक नाउन क्लॉज बन जाएगा। बट इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे? आपको याद रखना होगा, जब भी दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट इट, दिस या फिर दैट होगा, तो आप सबसे पहले ही दैट का यूज कर देंगे। जो नाउन क्लॉज है उसको सबसे पहले ही रखना होगा। तो नाउन क्लॉज क्या था? कि वह एक चोर है, तो की के लिए दैट आ गया। अब वह एक चोर है, यानी पहला सेंटेंस पूरा लिखेंगे, ही इज अ थीफ। दैट ही इज अ थीफ, कि वह एक चोर है,
सबको मालूम है। अब ये जो पूरा क्लॉज है ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो इसमें से सब्जेक्ट को हटाएंगे दूसरे सेंटेंस में से और जो वर्ब है वहां से लिखेंगे, तो हो जाएगा इज नोन टू ऑल। तो ये पूरा सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि दैट ही इज अ थीफ इज नोन टू ऑल। अब इस दैट को हमें शुरुआत में तभी लगाना होगा जब जो दूसरा सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट इट होगा, दिस होगा या फिर दैट होगा। और एग्जांपल देखते हैं। यू विल गेट गुड मार्क्स यानी कि तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे। इट इज सर्टेन यह निश्चित है। तो यहां भी अगर हम इट के जगह पे व्हाट लगा के क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज सर्टेन, क्या निश्चित है, आंसर क्या मिला कि तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे, निश्चित है। तो कि तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे ये पूरा का पूरा एक नाउन क्लॉज हो गया। और इसमें दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है वो इट है, तो यहां भी सबसे पहले दैट का यूज करेंगे। दैट यू विल गेट गुड मार्क्स। अब दूसरे सेंटेंस में से केवल सब्जेक्ट इट को हटाएंगे, हो जाएगा इज सर्टेन। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज अ फैक्ट। सूरज पूरब में निकलता है, यह एक तथ्य है, यह एक सच्चाई है। अब यहां भी आप दिस के जगह पे अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट लगा के, व्हाट इज अ फैक्ट, क्या एक सच्चाई है, क्या एक तथ्य है कि सूरज पूरब में निकलता है। की से स्टार्ट हुआ, तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले दैट का यूज, फिर पहला सेंटेंस लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, और उसके बाद दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसमें से सब्जेक्ट को हटा देंगे, इज अ फैक्ट। तो ये कंबाइन हो गया कि दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ फैक्ट, कि सूरज पूरब में निकलता है सच्चाई है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, जब भी आपको इसी तरह के सेंटेंस दिए जाए, बस केवल जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा वो इट, दिस या दैट ना हो, तब आप उसको कैसे बनाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुडे, वी होप सो। इट विल रेन टुडे यानी कि आज बारिश होगी, वी होप सो हमें ऐसी उम्मीद है। तो हमें क्या उम्मीद है कि आज बारिश होगी, तो ये भी की से स्टार्ट हुआ कि आज बारिश होगी, तो ये पूरा नाउन क्लॉज हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसको लिखना होगा, वी होप यानी हमें उम्मीद है, पहले इसको लिखेंगे। अब इसमें जो सो आया होगा या फिर इट, दिस या दैट आया होगा यहाँ पे वर्ब के बाद, उसको आपको हटा देना है और इसी के जगह पे ये पूरा नाउन क्लॉज रखना होगा। तो वी होप यानी हमें उम्मीद है। अब क्या उम्मीद है कि आज बारिश होगी, तो की के लिए यहां भी दैट लगाएंगे। अब आज बारिश होगी यानी इट विल रेन टुडे। और फ्रेंड जरूरी नहीं है कि इसमें कंबाइन करते समय हमेशा दैट का ही यूज होगा। जब भी सेंटेंस असर्टिव होता है तभी केवल हम उसमें दैट का यूज करते हैं, जैसे नरेशन में होता है। तो इसमें हम कंबाइन करने के लिए दैट का यूज करते ही हैं जब भी असर्टिव सेंटेंस होगा तब। अगर, और इसमें इफ का भी यूज होता है अगर जो अगला क्लॉज है वो एक डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो उसको कंबाइन करने के लिए इफ का यूज भी इसमें करते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन वर्ड्स का भी यूज किया जाता है, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, इन सब का भी यूज इसमें करते हैं। बट अभी हम केवल देख रहे हैं दैट का यूज आप कितने तरीके से इसमें कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल आप देखेंगे उतने ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट यानी कि ईश्वर
सर्वव्यापी है, वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह मौजूद है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। और दूसरा सेंटेंस रहे कि एवरी रिलीजन टीचर्स अस सो, यानी सभी धर्म हमें ऐसा सिखाते हैं, ऐसा बताते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापी है। तो इसमें अगर इसको हिंदी में कंबाइन करें तो क्या होगा कि सभी धर्म हमें सिखाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है कि सभी धर्म हमें सिखाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं आ रहा है, यानी कि सो का यूज इसमें नहीं करना है, केवल इतना लिखना है कि एवरी रिलीजन टीचेज अस, सभी धर्म हमें सिखाते हैं। अब क्या सिखाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, तो की के लिए आएगा दैट, और फिर गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो जब भी दूसरा वाला जो सब्जेक्ट होगा वो इट दिस या दैट नहीं होगा, तब आपको इस तरीके से दैट का यूज करना होगा। अब यहां पे जो नाउन क्लॉज हमारा है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, किसे या फिर क्या लगाने पर। तो जैसे एवरी रिलीजन टीचर्स अस, सभी धर्म हमें सिखाते हैं क्या, क्या सिखाते हैं, दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। अब देखिए इसमें इफ का यूज हम कैसे कर सकते हैं, जैसे है इज ही इनोसेंट, इज ही इनोसेंट, क्या वह निर्दोष है। आई डू नॉट नो इट, मैं यह नहीं जानता हूं। क्या वह निर्दोष है, मैं यह नहीं जानता हूं। तो अगर यहां पे आप क्वेश्चन करें इट के जगह पे वॉट लगा के, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वॉट, क्या, क्या नहीं जानता, कि क्या वह निर्दोष है। अब इसका कॉम्बिनेशन हिंदी में ऐसा बनेगा कि मैं नहीं जानता कि क्या वह निर्दोष है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मैं नहीं जानता, यानी कि आई डू नॉट नो। अब देखिए इसमें जो अगला वाला क्लॉज हमें लिखना है वो इज से स्टार्ट है, इज से स्टार्ट है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो यहां पे आप दैट का यूज नहीं करेंगे बल्कि इफ का यूज करेंगे। जैसे नरेशन में होता है कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसको कंबाइन करने के लिए, यानी कि उसको जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड इफ का यूज होता है, इफ या वेदर। तो यहां पे इफ का यूज करेंगे, और जब इफ का यूज कर दिया जाता है तो उसके बाद का जो सेंटेंस होता है उसको असर्टिव की तरह बनाते हैं। नरेशन में आपने ये पढ़ा होगा, यानी इफ या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहां पे इज ही नहीं होगा बल्कि ही इज हो जाएगा, इफ ही इज इनोसेंट। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि जब जब भी आप इफ का यूज करेंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे तो उसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, यानी सेंटेंस को असर्टिव में बनाना होगा। तो ये कंबाइन हो गया कि आई डू नॉट नो इफ ही इज इनोसेंट। और एग्जांपल देख लीजिए, विल ही कम टू स्कूल टुडे, विल ही कम टू स्कूल टुडे, डू यू नो इट, क्या वह आज स्कूल आएगा, क्या तुम यह जानते हो। अब यहां पे अगर इसको हिंदी में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, क्या तुम जानते हो कि क्या वह आज स्कूल आएगा। तो सबसे पहले क्या तुम जानते हो इस चीज को लिखना होगा, यानी कि पहले लिखेंगे डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अब इसके बाद करना है कि क्या वह आज स्कूल आएगा। तो की क्या, ये भी विल से स्टार्ट है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से, तो इसको भी कंबाइन करने के लिए इफ का यूज किया जाएगा। और इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो हो जाएगा इफ ही, और फिर हेल्पिंग वर्ब जो लगा है विल, इसको लगा देंगे, कम टू स्कूल टुडे, कम टू स्कूल टुडे।
तो ये सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि डू यू नो इफ ही विल कम टू स्कूल टुडे। तो इस तरह से फ्रेंड जब भी अगला वाला क्लॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तब आपको उसको कंबाइन करते समय दैट का यूज नहीं करना है बल्कि इफ का यूज करना होगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन वर्ड्स भी आ जाते हैं सेंटेंस में, जैसे वेयर डिड शी गो, यानी कि वह कहां गई थी, नोबडी नोज इट, नोबडी नोज इट, या कोई नहीं जानता है। वह कहां गई थी या कोई नहीं जानता है। अब इसको जब हम कंबाइन करेंगे हिंदी में तो क्या होगा, यह कोई नहीं जानता है कि वह कहां गई थी। तो की वह कहां गई थी, की से स्टार्ट होगा नाउन क्लॉज। तो सबसे पहले कोई नहीं जानता है, ये चीज आ रहा है, तो पहले आपको लिखना होगा नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है। अब की वह कहां गई थी, इसमें कहां आ गया है, तो यहां पे जो वेयर है, अभी तक तो ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा था, लेकिन जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो यही क्वेश्चन वर्ड यहां पे कंजंक्शन का काम करेगा। तो वेयर को एज ए कंजंक्शन यहां पे यूज करना है। और जब भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड एक कंजंक्शन की तरह यूज होता है, तो उसके बाद का जो सेंटेंस होता है उसको एक असर्टिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद यहां पे सब्जेक्ट होना चाहिए। तो वेयर के बाद यहां पे सब्जेक्ट शी लिखा जाएगा। अब क्योंकि देखिए ये इंट्रोगेटिव है, इसको हम असर्टिव में चेंज कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट का है ये, और जब इसको हम अफर्मेटिव में बनाएंगे तो डिड हट जाएगा, और जब डिड हटेगा तो इसका जो मेन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लग जाएगा, तो वेयर शी वेंट हो जाएगा। तो इसमें आपको टेंसेस के भी रूल्स अप्लाई करने होंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव था तो डिड का यूज हुआ था, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आया था। लेकिन जब यहां पे वेयर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो इसके बाद इसको असर्टिव की तरह बनाना है। तो जब इसको हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, तो वेयर के तुरंत बाद यहां पे सब्जेक्ट आ गया शी, और जब इसको अफर्मेटिव तरह बनाएंगे तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता नहीं है, तो डिड हट जाएगा, और जब डिड हटेगा तो जो मेन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लग जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के रूल से। तो ये सब चीजें भी इसमें आपको ध्यान देना होगा। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे why is she crying, why is she crying, I do not know it, वह क्यों रो रही है, मैं यह नहीं जानता हूं। अब इसको जब हम हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा कि मैं नहीं जानता कि वह क्यों रो रही है। तो सबसे पहले क्या आया, मैं नहीं जानता, तो यानी कि आई डू नॉट नो, इसको पहले लिखेंगे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। अब कि वह क्यों रो रही है, तो यहाँ पे वाई जो आया हुआ है ये एक कंजंक्शन की तरह यूज कर देंगे, और इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे शी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इज, वाई शी इज क्राइंग। तो अगर आपने नरेशन पढ़ा है तो बिल्कुल नरेशन की तरह ही इसको यूज किया जा रहा है। तो आई डू नॉट नो वाई शी इज क्राइंग, मैं नहीं जानता कि वह क्यों रो रही है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे when will when will the train arrive, when will the train arrive, ट्रेन कब आएगी, do you know it, do you know it, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो। अब इसको जब हम हिंदी में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा कि क्या तुम जानते हो, डू यू नो इट, क्या तुम जानते हो कि ट्रेन कब आएगी। तो यहां भी सबसे पहले लिखना होगा कि क्या तुम जानते हो, यानी कि डू यू नो, ये चीज पहले आएगा। अब की ट्रेन कब आएगी, की कब के लिए, ये व्हेन जो है ये कंजंक्शन की तरह काम करेगा,
अब क्योंकि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है तो इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि है द ट्रेन। व्हेन द ट्रेन, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल अराइव। डू यू नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव? क्या तुम जानते हो कि ट्रेन कब आएगी? अब एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं कि इसमें केस इन अपोजिशन की तरह ये नाउन क्लॉज कैसे हम यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमारा है कि गांधी जी वॉज शॉट डेड, यानी कि गांधी जी को गोली मार दी गई। द न्यूज स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, throughout the country like a wildfire, like a wildfire। द न्यूज स्प्रेड यानी कि यह खबर फैल गई थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में। लाइक अ वाइल्ड फायर यानी कि जंगल की आग की तरह यह खबर पूरे देश में फैल गई। गांधी जी वो शॉट डेड यानी कि गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। द न्यूज स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, यह खबर पूरे देश में फैल गई। लाइक अ वाइल्ड फायर यानी जंगल के आग की तरह। अब इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे? सबसे पहले यहां पे आना चाहिए द न्यूज। जब इसको हिंदी में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा कि यह खबर कि गांधी जी की हत्या हो गई और पूरे देश में जंगल के आग की तरह फैल गई। तो सबसे पहले यहां पे आना चाहिए कि द न्यूज यह खबर, फिर यहां पे कॉमा लगा देंगे। अब कौन सी खबर? दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, कि गांधी जी की हत्या हो गई। तो यहां पे आना चाहिए दैट, क्योंकि असर्टिव है तो दैट लगाएंगे। दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, और फिर यहां पे कॉमा लगा देंगे। ये पूरा जो क्लॉज है इसको दो कॉमा के अंदर रखेंगे तभी ये केस इन अपोजिशन की तरह होगा। द न्यूज दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, यह खबर कि गांधी जी की हत्या हो गई। अब फैल गई, यहां से अब लिखना होगा स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री like a wildfire, like a wildfire। तो इस तरह से आपको कंबाइन करना होगा कि द न्यूज दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर, यह खबर कि गांधी जी की हत्या हो गई पूरे देश में जंगल के आग की तरह फैल गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप नाउन क्लॉज का यूज कर सकते हैं, और इसमें कंबाइन करने के लिए आपको दैट का यूज करना होगा, इफ का यूज करना होगा और क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करना होगा। और यही सब कंजंक्शन आप नरेशन में भी यूज करते हैं इंट्रोगेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव होता है तो दैट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में इफ या क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। और जब भी इफ या क्वेश्चन वर्ड का यूज आप करते हैं तो उसके बाद का जो सेंटेंस जो क्लॉज होता है वो असर्टिव सेंटेंस में होता है, असर्टिव की तरह। तो इसी रूल से आप इसको कंबाइन करेंगे। आई होप आपको ये पूरा रूल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फैंस के साथ शेयर जरूर करें।